सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में आपको सालों साल तक घिसना पड़ता है, सालों साल तक तैयारी करनी पड़ती है। अगर आप सही स्ट्रेटजी से करें, अपना बैकग्राउंड अच्छा बना के करें, नींव मजबूत करके करें, प्रॉपर मॉक टेस्ट दें, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, कॉन्फिडेंस अपने आप पे रखें, तो आपका पहले अटैम्प्ट में भी हो सकता है। असफलता तो बहुत प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, हर एक के साथ होती है। ज़्यादातर लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं कर पाते हैं, मैं भी नहीं कर पाया था, मेरा भी सेकंड अटैम्प्ट में हुआ था, तो ऐसी कोई बात नहीं है। असफलता आपको बहुत कुछ सिखाती है। शब्द का बहुत बड़ी शब्दावली चाहे नहीं हो, बहुत बढ़िया अच्छी फ्लावरी लैंग्वेज नहीं आती हो, लेकिन अगर आपको भाषा आती है तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको निपुण होने की ज़रूरत नहीं है। उससे घबराएं नहीं कि आपकी भाषा बाकी के कंपैरिजन में कम है। मिन्नू पीएम की कहानी ये बताती है कि अपने सपनों को जीवित रखिए, अपने इन जिम्मेदारियों में अपने आप को मत भूलिए। एक सर्वेंट क्वार्टर से लड़का उठ के टाटा मोटर्स में मैनेजर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, तो बहुत बच्चे उसको अपना मान लेते हैं कि बस जी हमने अल्टीमेट अचीव कर लिया। निश्चित रूप से केवल सुनने के बेस पे तैयारी करना बहुत कठिन होता है। सुन सुन के उस लड़की ने पूरा सिलेबस तैयार किया और पहले बिहार सिविल सेवा में सेलेक्ट हुई और फिर आईएएस में सेलेक्ट हुई। दिल्ली में राजेंद्र नगर में दुनिया भर की ज्ञान फैक्ट्री है, जिस चाय की दुकान पे चले जाओ 10 लोग आपको गाइड कर देंगे। सिविल सर्विस एग्जाम को सांप सीढ़ी भी बोलते हैं कि आप 99 पे पहुंचे लेकिन वहाँ सांप है तो फिर आप नीचे 0 पे आ जाएंगे। एक अच्छा अगर आपका ग्रुप हो जाता है पीयर्स का जो आपकी तरह तैयारी कर रहे हैं, लाइक माइंडेड हैं, उनसे आपको बहुत सपोर्ट मिलती है। ये जो 7 बच्चे हैं, इन्होंने जो अपनी बताया कि उन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई, क्या क्या गलतियां की, क्या तरीके नए अपनाए, क्या टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, उन सब को इकट्ठा करके मैं कहूँगा एक तरह से निचोड़ है इन सब का, ये जो 8वां अध्याय है ये। क्योंकि मेरा तो बहुत पुराना समय हो गया तो मेरी वाली स्ट्रेटजी तो आज काम नहीं आएगी, तो ये इन 7 बच्चों की स्ट्रेटजीज़ हैं जो इन्होंने मेरे को बताई। कहानियां हम सभी की जिंदगी में होती हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो दूसरों का जीवन बदल देती हैं। आप देख रहे हैं साहित्य तक का शब्दरथी कार्यक्रम, और आज हमारे स्टूडियो में अतिथि के रूप में मौजूद हैं सज्जन यादव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सज्जन जी का परिचय कोई एक परिचय नहीं है, ढेर सारे खिताब, ढेर सारी जिम्मेदारियां आपके साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन साहित्य तक के स्टूडियो में आज आप उपस्थित हैं अपनी नई किताब को लेकर, और जो किताब है वह किताब है स्केलिंग माउंट यूपीएससी, इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ यंग आईएएस ऑफिसर्स। यह किताब हिंदी में भी छपी है। लक्ष्य यूपीएससी परीक्षा में आजमाई हुई सफल रणनीतियों के साथ युवा आईएएस अधिकारियों की प्रेरक कहानी। ये कहानियां कोई ऐसी कहानी नहीं है जैसी कहानी हम सुनते या बोलते हैं। ये कहानियां सपनों की कहानियां हैं, संघर्ष की कहानियां हैं, प्रतिबद्धता की कहानियां हैं और सफलता की कहानियां हैं। इन दोनों ही पुस्तकों में 7 ऐसे आईएएस सिविल सर्वेंट्स की कहानियां हैं, आईएएस अफसरों की कहानियां हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर अपने आसपास के समूचे परिदृश्य को पीछे छोड़ते हुए वह मुकाम हासिल किया कि आज वे इस पुस्तक में दर्ज। सज्जन जी, जो खुद मैं इनका परिचय पहले दे दूं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1995 बैच के अधिकारी हैं। वर्तमान समय में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के तौर पर कार्यरत हैं और देश में जो व्यय के मामले हैं उसका कार्यभार संभालते हैं। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन से आपने सार्वजनिक स्वास्थ्य में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। आपकी जो पिछली पुस्तक थी जिस पर हम साहित्य तक स्टूडियो में मिल चुके हैं, वह थी इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री। यह पुस्तक दुनिया भर में बिकी, चर्चित रही, भारत में बहुत सारी भाषाओं में बिकी, और यह पुस्तक
भारत की उस रणनीति को बताने वाली पहली किताबों में थी, जो यह बता रही थी कि हम दरअसल दुनिया में महाशक्ति कुछ और क्षेत्रों में भी हैं, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में, वैक्सीन के क्षेत्र में भी हम महाशक्ति हैं। इस किताब से पहले कम से कम हमारे जैसे लोग जो रोज किताब पढ़ते हैं वह नहीं जानते थे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। और मैं बधाई दूंगा, जब इस किताब से मैं गुजर रहा था जी। दोनों ही किताबें अंग्रेजी और हिंदी दोनों में मैंने पढ़ी। एक तो ऐसी किताबें, मैं एक ऐसे व्यक्ति की टिप्पणी आप सुन रहे हैं जिसका जब हम बातचीत कर रहे हैं तो लगभग 1150 किताबों पर मैं चर्चा कर चुका हूँ लगातार। क्या बात। लेकिन मेरी नज़र में कोई ऐसी किताब नहीं गुजरी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी या भारतीय सिविल सेवा की तैयारी में लगे हुए छात्रों के लिए हो और इतनी पठनीय और इतनी उपयोगी हो। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो मैं ये बधाई दूंगा। थैंक यू। दूसरी बधाई इसलिए भी दूंगा कि यह किताब हिंदी और अंग्रेजी में एक साथ आई है जी। और जो लोग भी हमारे, जो भी दर्शक, युवा दर्शक बहुत सारे देख रहे होंगे इस कार्यक्रम को, उनको पता है कि ये दो बड़े माध्यम हैं सिविल सेवाओं में जी। उस माउंट को छूने के, उस लक्ष्य को छूने के जी। जिसका सपना हर वर्ष कम से कम 10 लाख से अधिक छात्र और युवा देखते हैं। सही। तो वो कौन सी चीज थी? सबसे पहले तो मैं बधाई मैंने दे दिया है, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि यह किताब लिखने की बात, एक तरफ तो आप काउपॉक्स से वैक्सीन की जो हमारी ग्रोथ हिस्टोरी है, कोविड काल में आपने जो बड़ा काम किया, और मैं चाहूँगा दर्शकों को कि वो पिछला वीडियो हमारा जो साक्षात्कार है उसको देखें, और उस किताब को भी अगर नहीं पढ़ा है तो खरीद कर पढ़ें, और यह जाने कि भारत कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुका है और कौन सी मुश्किलों के दौर से हम पार पाए थे। तो एक तरफ तो आप देश की मुश्किलों की बात कर रहे थे, प्रशासनिक दुरूहताओं की बात कर रही थी और अपनी सफलता की बात कर रहे थे। अचानक आपके दिमाग में क्या हुआ कि युवाओं को वो बताया जाए कि वह ऊंचाई वो कैसे पाए जिस ऊंचाई को मैं छू चुका हूँ या जिसको मैं पार करके आज वरिष्ठ पद पर पहुंचा हूँ। तो इसमें है कि मैं खुद बहुत ही एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आता हूँ, एक छोटे से गांव से आता हूँ हरियाणा के, और जो सक्सेस स्टोरी है हमारे बच्चों की, जो जैसे आपने कहा कि लाखों बच्चों का हर साल ये सपना होता है कि ये परीक्षा दें और आईएएस में आएँ। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ही ऐसे बैकग्राउंड से हैं, बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास फैमिली, गांव के बच्चे हैं, छोटे शहरों के बच्चे हैं, बड़े शहरों में भी थोड़े निम्न आय वर्ग के बच्चे हैं। उनको कुछ गाइडेंस होती नहीं है, उनको कुछ मोटिवेशन की भी ज़रूरत होती है। वो बिल्कुल सपने तो हैं, लेकिन सपने को कैसे साकार करें, उस सपने को साकार करने के लिए क्या करें। तो उनमें से ही कुछ बच्चे होते हैं जो ये सपना साकार कर पाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे बच्चों की स्टोरीज़ हमेशा से मेरे को अट्रैक्ट करती रही हैं। मैं बीच-बीच में इंटरनेट पे पढ़ता था कि रिक्शा चलाने वाले का बच्चा था, ये आईएएस ऑफिसर बन गया, ये मज़दूर का बच्चा था, ये खुद कुली था लेकिन ऑफिसर बन गया। तो इस तरह की कहानियाँ बहुत मोटिवेटिंग, मेरे को दिल को छूती थी, आपके हम सबके दिल को छूती हैं। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट आया जब मैं सोच रहा था कि एक और किताब लिखी जाए। उस समय में हमारे यहाँ पे कुछ फ्रेश जो आईएएस ऑफिसर हैं, यंग जो बच्चे हैं, ट्रेनिंग में जो होते हैं, उनका अटैचमेंट होता है मिनिस्ट्री के साथ में 2 महीने के लिए काम करने के लिए आए। तो उन बच्चों से मैं बात कर रहा था, तो उनमें भी जब मैंने देखा कि उनमें मेरी एक अपने जो डोमेस्टिक हेल्प है हमारी, उनका बच्चा आईएएस में आ गया है, जो हमारे साथ कुछ साल पहले काम करती थी, उस बच्चे को देख के मैं और मोटिवेट हुआ कि ऐसे बच्चों की कहानी सबको सुनानी चाहिए। ऐसे बच्चे और भी बहुत सारे बच्चे हैं। फिर मैंने और रिसर्च की और पाया, तो देखा कि ऐसे बहुत सारे रोल मॉडल्स हैं हमारी सोसाइटी में। रोल मॉडल्स हैं ये बच्चे अपने हिम्मत के लिए, अपना सपना पूरा करने के लिए, अपनी दृढ़ता के लिए, अपने परिश्रम के लिए। तो इन बच्चों की अगर कहानी लोगों तक पहुंचेगी, हमारे यूथ तक पहुंचेगी, तो वो हज़ारों लाखों बच्चों को जो वो अपना सपना पूरा करने के लिए एक मोटिवेशन ढूँढ रहे हैं, मार्गदर्शन ढूँढ रहे हैं, उनको डेफ़िनेटली मार्गदर्शन मिलेगा। वो जो जीवन में आईएएस ऑफिसर बनेंगे, और जो नहीं भी बन पाए वो जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर पाएँगे, चाहे वो किसी भी फ़ील्ड में जाएँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि ऐसे बच्चों की कहानियाँ मैं लिखूँ, अच्छे तरीके से लिखूँ,
और उनको आगे तक दूर-दूर तक हमारे बच्चों में पहुँचाऊँ। आपने ये किताब जब लिखी, मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि ये 7 आईएएस अफसरों की सिविल सर्विसेज में जो सफलता प्राप्त किया है उनकी कहानियां हैं। कश्मीर से केरल तक के लोग इसमें शामिल हैं। इनमें लड़कियां भी हैं। समाज के लगभग हर वर्ग के, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल संघर्ष की बात, जैसा आपने कहा कि जो घरेलू काम कर रहे था, जो परिवार सहायक के तौर पर काम कर रहा था, उनका भी जब बच्चे को आपने देखा तो आपको प्रेरणा। ये 7 नाम जो आपने चुना जी। है, इनमें से हर एक की कहानी ऐसी कहानी है जो बिल्कुल। किसी एक की कहानी किसी की जिंदगी बदल दे। बिल्कुल। इसमें 7 कहानियां हैं। जी। इनका चुनाव करते समय आपको कितना समय लगा और आपने इनको कैसे चुना कि इन लोगों की कहानी मैं जरूर लिखूंगा, क्योंकि जब आप इनको ढूंढ रहे होंगे तो स्वाभाविक तौर पर आपके पास बहुत सारे नाम आए होंगे। जी, बिल्कुल। जिस तरह से आप जहां पर हैं, हर साल जितने बच्चे आपने उसका जी। आंकड़ा दिया है, जो लोग तैयारी कर रहे होंगे वह जानते हैं कि हर वर्ष एक बड़ा ही मैं कहूँगा कि सांख्यिकी का या गणित का आंकड़ा भी इस किताब में आपको मिलेगा। हर कहानी के साथ उस प्रतिभागी ने या उस सफल सिविल सर्वेंट ने क्या रणनीति अपनाई थी, उसकी क्या चुनौती थी, वह उसकी सफलता से क्या सीख मिलती है, ये भी हर चैप्टर में आपको मिलेगा। यानी 7 कहानी में आपको अलग अलग 70 से ज्यादा सीखें मिलेंगी। उसके बाद इस किताब में एक और खासियत है कि सज्जन जी ने अपना एक आखिरी चैप्टर में ये लिखा है कि आप उन तैयारियों के लिए क्या कर सकते हैं, क्या प्रक्रिया है, कब एग्जाम शुरू होते हैं, किस दौरान किस तरह के प्रश्न आते हैं, कौन कौन से विषय आप चुन सकते हैं, उनका स्वरूप क्या होता है, प्रारूप क्या होता है, कितना लंबा समय लगता है सिविल सर्वेंट बनने में, ये सब कुछ। यहाँ तक कि क्या व्यतिक्रम आएगा, क्या सफलता की, क्या आपकी ताकत हो सकती है, क्या आपकी कमजोरी हो सकती है, वह भी लिखा है। तो मैं ये इतना विस्तार से तकनीकी विषयों पे, खासकर ये अकादमिक विषय है और हम जिस पर बात कर रहे हैं, उसकी पठनीयता भी बनी रहे, लोगों को जानकारी भी मिले, यह काम आपने कैसे साधा और इन 7 का चयन कैसे किया? तो इसमें सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि इसके लिए मैंने 3-4 महीने काफ़ी रिसर्च की कि किन बच्चों को इसमें लिया जाए, और उसके लिए इंटरनेट पे भी, आपस में पूछ के भी, उनके बैचमेट से बात करके भी, तो धीरे-धीरे ये 7 लोग का उभर के मेरे सामने आए। इसमें मेरा पहला क्राइटेरिया ये था कि, या पहला मानक ये था कि ये बच्चे बिल्कुल रीसेंट बैचेस के होने चाहिए, बिल्कुल जो अभी-अभी आईएएस बन के आए हैं, ताकि वो जो बातें बताएँ, जो वो रणनीति बताएँ, जो वो स्ट्रैटेजी बताएँ, वो बिल्कुल एप्लीकेबल हो आज के जो हमारे तैयारी कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं आईएएस के, उनके लिए। दूसरा मेरा मानना था कि विभिन्न जो वर्ग हैं, चाहे वो जेंडर इक्वलाइजेशन है, लड़कियों की भी कहानियाँ हों, लड़कों की भी कहानियाँ हों, देश के अलग-अलग ज्योग्राफिकल एरिया के बच्चों की कहानियाँ हों, अलग-अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट वाले बच्चों की कहानियाँ हों, या अलग-अलग जो तरीके से जिन्होंने तैयारी की, उनकी कहानियाँ हों, तो एक पूरा अच्छा-सा बुके, मैं बोलूँगा कि सभी सतरंगा बुके लोगों को मिले। तो इस कहानी में जो हर एक पात्र नहीं कहूँगा, ये तो रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं, जो हर एक बच्चा है, उसका एक अपना अलग यूनिक रंग है। तो ये 7 मिलके बहुत अच्छा पुष्पगुच्छ बनाते हैं। तो इन सबको मैंने इसी क्राइटेरिया पे सेलेक्ट किया कि एक डाइवर्सिटी हो, अलग-अलग मोटिवेशन हो, अलग-अलग विषय हों जो उन्होंने पढ़े हों, अलग-अलग बैकग्राउंड्स हों, तो उसके बेस पे इनका सिलेक्शन हो। आपने इस पुस्तक की भूमिका में, प्रस्तावना में कुछ ऐसे अपने जीवन के संस्मरण दर्ज किए हैं। आपने शुरुआत ही इस तरह से की है कि हर वर्ष 10 लाख से अधिक भारतीय युवा एक सपना देखते हैं जी, और कि वे प्रशासनिक सेवाओं में जाएंगे। सभी उसमें कोशिश करते हैं कि मैं सफल हूँ। जी।
जो प्रतिस्पर्धा है वो बहुत कड़ी है। जी आप बिल्कुल ये भी कहते हैं कि बिल्कुल। प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी है। आपने बाद के खंडों में उसका बाकायदा ये आंकड़ा दिया है कि उसमें से कितने मुख्य परीक्षा में आते हैं, कितने साक्षात्कार में पहुंचते हैं और जी। साक्षात्कार में भी कितनों का चयन होता है। हम्म। उस दौरान आप इस भूमिका में अपनी एक बात लिखते हैं कि जब मैं तैयारी कर रहा था, जी मेरा भी सपना था कि मैं आईएएस बनूं, जी लेकिन उस समय बड़ी कथाएं आती थी कि इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं, टेक्नोलॉजी जी के जो बच्चे हैं, वो बड़ा स्कोर करके आते हैं। जी सही बात है। और ये चूंकि मैं ये बात इसलिए कह सकता हूँ कि हम लोग भी जब पढ़ रहे थे तो ये बात आम है हाँ हाँ। कि जो लोग टेक्नोलॉजी के बच्चे हैं उनको ज़्यादा नंबर आते हैं, या जब ऑप्शनल चुनो तो मैथमेटिक्स ले लो, हिस्ट्री ले लो, बहुत नंबर मिलते हैं, जी 100 का 100, बाकी में तो मिलता नहीं। जी आपने खुद न केवल सिविल सर्विसेज को सफल किया, बल्कि मुझे लगता है कि 3 दशक जी होने को हैं। हाँ हाँ 3 दशक का आपका बिल्कुल हो गए हैं। एक चमकदार करियर जी रहा। और अब आपने एकदम युवा, मतलब जितनी आपकी, मैं कहूँगा कि जितना आपका कार्य अनुभव है, उतनी उम्र के युवाओं से उससे भी बात छोटे करके, हैं। उससे भी छोटे बच्चों से बात करके, युवाओं से आपने ये किताब लिख दी। जी बिल्कुल। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके समय में जो चुनौतियाँ थी, और इनकी कहानियों को पढ़ते हुए मैं अपने दर्शकों को वो नहीं बताऊँगा कि मैं क्या महसूस, मुझे लगता है कि सबके सपने, सबकी चुनौतियाँ, सबकी प्रतिस्पर्धा एक जैसी है। कम से कम तकनीक ने सुविधाएं तो मुहैया करा दी, जी लेकिन उस चुनौती को, जिसको हम माउंट कह रहे हैं, जिसको हम लक्ष्य कह रहे हैं, जी जिसको हम कह रहे हैं कि इतनी प्रतिस्पर्धा है, वह कहीं से भी चूकी नहीं है। उसमें अभी भी उतनी ही कड़ाई है, उतना ही संघर्ष है, उतनी ही प्रतिबद्धता वो मांगती है, और उतनी ही कठिन परीक्षाएं हैं। आपने इन बच्चों के अनुभव से क्या सीखा, और क्या आज के समय में वो स्थितियां बदली हैं? आज के समय में पहले से और मुश्किल हो गया। मैं ये कहूँगा कि पहले हमारे समय में 2.5 लाख लोग देते थे, सीट तो बराबर ही थी, मतलब वैकेंसी लगभग 1000 लोग चुने जाते हैं हर साल अलग अलग सेवाओं के लिए। लेकिन अभी जो 2.5 लाख से बढ़ के अब हो गया है 10 लाख, तो प्रोबेबिलिटी और कम हो गई है, काफ़ी कम हो गई है, बल्कि 1/4 रह गई है पहले के मुकाबले। दूसरा, हमारे समय में जो था थोड़ा पैटर्न अलग था, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे, अब 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। तो उस मायने में मैं बोलूँगा थोड़ी चुनौती कम हुई है, और इसमें जो अवसर हैं, जो दूसरी जो स्टूडेंट हैं इंजीनियरिंग के अलावा, उनके भी अवसर थोड़े बढ़ गए हैं, क्योंकि इसका पर्पस ही ये था कि बाकी लोगों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। तो वो भी हो गया है, तो उससे एक लेकिन जनरल नॉलेज बढ़ गया है, एथिक्स का पेपर बढ़ गया है, ऐसे अब 2 लिखने पड़ते हैं, उसका चैलेंज बढ़ गया है, और अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन बढ़ गई, जो हमारे समय में नहीं होती थी। आपके मेरे समय में तो हम एक फिक्स किताबें पढ़ते थे, अब तो इंटरनेट है, यूट्यूब है, बताने वाले बहुत सारे हैं, कोचिंग सेंटर्स बहुत सारे खुल गए हैं, तो उस सब को देख के लगता है कि अब बच्चों को बहुत ज़्यादा पहले से चुनौतीपूर्ण हो गया है एग्ज़ाम। उनकी प्रोबेबिलिटी जो उनको तैयारी करनी है उसका तरीका बदल गया है, अब मॉडल आंसर्स आने लग गए हैं, अब मॉक टेस्ट आने लग गए हैं, अब एग्जाम साइमुलेटर्स आने लग गए हैं, तो बहुत कुछ बदला है 3 दशक में। इस पुस्तक के जो नायक हैं, और आप खुद इसके सूत्रधार हैं, यह किताब एक तरह से केवल 7 लोगों की कहानी नहीं कहती, आपकी भी बात कहती है, आपके पूरे प्रशासनिक अनुभव की बात करती है, उससे आपने जो सीखा, और जो लगातार आप हर वर्ष, ऐसा नहीं है कि केवल इसी वर्ष आपको नए अधिकारी मिले हैं, 3 दशकों में हर वर्ष आप नए बैच के लोगों से मिलते रहे। जो सबसे बड़ी चुनौती मुझे आज के समय में लगती है, और जिसका उल्लेख लगभग सभी से आपने कराया है, जो लोग पहली बार पास किए हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए पहले प्रयास में, जिनको सफलता मिल गई है, तो एक जो हार है, एक लंबी तैयारी के बाद, जिससे आप भी गुजरे हैं, आपने बाकायदा लिखा है कि मेरा जो शुरुआती उत्साह है वो अचानक विजेताओं की सूची में जब नाम नहीं मिला था तो खत्म हो गया। हर वर्ष ऐसा लाखों लोगों के साथ होता है। पहले प्रीलिम्स के
रिजल्ट आते हैं तब होता है, फिर मेंस के आते हैं जी। तब होता है, और फिर साक्षात्कार के बाद नहीं आता है। तो हाँ, साक्षात्कार में तो नंबर भी आता है, तो पता चलता है मैं तो इतने नंबर से रह गया। रह गया। आपके इन नायकों ने, जो असली जीवन के नायक हैं, जो अब तो अधिकारी हैं, हाँ, हाँ। उनमें से भी कुछ ने इसको महसूस किया है। जी। इन स्थितियों से जूझने के लिए मैं तो अपने दर्शकों को कहूँगा कि ये किताब, अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं और हिंदी पढ़ते हैं, तो इससे बेहतर किताब आपके लिए नहीं हो सकती है। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए किसी कोचिंग सेंटर में जाने की बजाय अपने कई हज़ार रुपए, अब तो लाख में भी फीस होगी, जी। हम लोगों के समय में हज़ार में थी। तो कई हज़ार रुपए खर्च करने की बजाय अगर स्केलिंग माउंट और लक्ष्य यूपीएससी पढ़ लें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है। लेकिन वो जो क्षण है जिसे इन असली नायकों ने और आपने खुद पार पाया, मैं चाहूँगा कि आप अपने शब्दों में दर्शकों को कुछ बताएं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, हम्म। कि अगर पहले प्रयास में या उनके किसी प्रयास में सफलता न मिले, तो आपने कई उदाहरण दिए हैं, मैं उनको कहूँगा कि आप पढ़ो तो जानो, क्या करना चाहिए इन लोगों को? देखो, असफलता तो बहुत प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, हर एक के साथ होती है। बहुत ही कम लोग हैं जिनके जो बिल्कुल पहले प्रयास में सफल हो गए, और पहले प्रयास में सफल होने से भी पहले वो कुछ-कुछ चीज़ों में असफल रहे, जैसे मॉक टेस्ट में फेल हो गए या दूसरी चीज़ों में अच्छा नहीं कर पाए। तो लेकिन ज़्यादातर लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाते हैं। मैं भी नहीं कर पाया था, मेरा भी सेकंड अटेम्प्ट में हुआ था, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो उनको वो जो असफल हुए हैं, उससे सबसे पहले तो जल्दी से उभरना है। ऐसा नहीं कि उसी में खोए रहें। ऐसा हुआ हमारे इन नायकों के साथ भी, एक आध के साथ ऐसा हुआ कि कुछ काफ़ी समय बर्बाद हो गया उस असफलता से उभरने में। असफलता आपको बहुत कुछ सिखाती है। दूसरा, अब इस बार ये एग्ज़ाम में तो इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि प्रीलिम्स के बाद भी आपके नंबर तुरंत डिस्क्लोज़ हो जाते हैं, मेंस एग्ज़ाम के बाद भी नंबर डिस्क्लोज़ हो जाते हैं। कौन से सब्जेक्ट में, कौन से पेपर में कितने मार्क्स आए, कहाँ कमी रह गई, वो सब हो जाती है। तो तुरंत उसका एनालिसिस करना चाहिए, और उस एनालिसिस करके एक बार दोबारा से पूरा दृढ़ निश्चय करना चाहिए। जो रेज़िलियंस है, जो वापस अपने आप को इकट्ठा करना है, जो उस उत्साह को वापस लेके आना है, उसको लाने में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सफलता दूर नहीं है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल इस कहानी से बताऊँगा। वसीम अहमद भट्ट कश्मीर का बच्चा है। वो पहले अटेम्प्ट में उसका प्रीलिम्स भी हुआ, मेंस भी हुआ, इंटरव्यू में भी नंबर अच्छे ठीक आए, और उसका इंडियन रेवेन्यू सर्विस में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद में सेकंड अटेम्प्ट में, क्योंकि उसको आईएएस बनना था, एक और अटेम्प्ट देना था, तो सेकंड अटेम्प्ट में वो प्रीलिम्स में भी फेल हो गया। लेकिन प्रीलिम्स में फेल होते ही उसने ऐसे डिमोरलाइज़ नहीं हुआ। ना उसने सोचा कि अब मैं और तैयारी नहीं करूँगा, अब तो मैं रेवेन्यू सर्विस चला जाता हूँ। नहीं, उसने उसी समय दृढ़ निश्चय किया कि अगली बार तो मैं टॉप करके दिखाऊँगा। तो उसने तुरंत मॉडल आंसर्स लाया, अगले ही दिन से तैयारी शुरू कर दी। तो फेल्योर को तो एक सीढ़ी मानना चाहिए। इट इज़ अ स्टेपिंग स्टोन, जो बोलते हैं हम इंग्लिश में। एक सीढ़ी है हमारी सक्सेस की तरफ। तो फेल तो ज़िंदगी में तो कौन गिरता नहीं है। जब आप पैदल चलना सीखता है छोटा बच्चा, तो कितनी बार गिरता है। और जो बोलते हैं गिरते हैं शहसवारी मैदाने जंग में, तो जब आप घुड़सवारी सीखते हैं तो कितनी बार गिरते हैं। तो ये सब तो पार्ट है। जब आप गेम भी खेलते हैं, कितनी बार हारते हैं। तो हार को दिल से नहीं लगाना चाहिए, हार को एक अपना दृढ़ निश्चय की तरफ जोड़ना चाहिए कि अब मैं अगली बार पास होकर दिखाऊंगा। एक सवाल सर और है, इसी किताब से, जो किताब के नायक हैं, अ, सिविल सर्विसेज की तैयारियों में, या उस लक्ष्य यूपीएससी जिसके लिए आपने ये किताब लिखी है, भाषा का कितनी भूमिका है? अंग्रेजी और हिंदी, एक समय जब हम लोग तैयारी करते थे तो उस समय माध्यम का भी बड़ा एक प्रश्न था। जी। और जो लोग हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, हालांकि आपने उस दुविधा को दूर कर दिया है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में जी। किताब लिखकर। जी। अंग्रेजी वाली किताब पेंगुइन रैंडम हाउस ने प्रकाशित की है, और हिंदी की किताब मंजुल पब्लिकेशन से आई है। आप ऑनलाइन इसको चेक कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो में भी नीचे आपको उसकी डिटेल मिलेगी। आज के समय में भाषागत जो सीमाएं हैं या जो चुनौती है, वो छात्रों के लिए, इन परीक्षार्थियों के लिए, जब आप इनसे बात कर रहे थे, इन सफल
नायकों से, साथ के साथ से, क्या उन्होंने भी कभी ऐसा कुछ महसूस किया था कि नहीं, भाषा को लेके कोई एक सीमा है या कोई अवरोध है या कोई चुनौती है? नहीं, मैं नहीं मानता, क्योंकि जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है उसमें भाषा जो है बहुत ऐसी फ्लावरी लैंग्वेज कि आप एडिटोरियल लेवल की लैंग्वेज या बहुत अच्छी लैंग्वेज की ज़रूरत हो। इसमें एक्सप्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जो कहना चाह रहे हैं वो अगर सटीक तरीके से कह देते हैं, चाहे आपकी भाषा बहुत अच्छी नहीं हो, लेकिन एक ऐसी भाषा हो जो आपकी बात को सही ढंग से सही शब्दों में एक्सप्रेस कर पाए, तो आपके लिए इतना काफ़ी है। कुछ लोग डेफिनेटली ऐसे राइटिंग से डर जाते हैं बच्चे कि मेरी तो लैंग्वेज अच्छी नहीं है, मैं कैसे ऐसे में अच्छे नंबर लेके आऊँगा। पर मैं ये बताना चाहूँगा कि इवन ऐसे राइटिंग के लिए आपको बहुत फ्लावरी लैंग्वेज नहीं चाहिए। जब हमारे समय में मैं बताता हूँ, पहली बार ऐसे शुरू हुआ था 93 एग्ज़ाम में, और मेरे को भी बहुत डर था कि ऐसे में मैं क्या कर पाऊँगा। लेकिन ऐसे में, और मेरी इतनी अच्छी भाषा नहीं थी, मैं बता रहा हूँ कि मैं तो रूरल एरिया से आता हूँ, कोई अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में भी नहीं पढ़ा। लेकिन ऐसे में मेरे को बहुत अच्छे नंबर मिले, क्योंकि मैंने एक तरीके से बुलेट पॉइंट में अच्छे से अपनी बात को एक्सप्रेस किया। शब्द का बहुत बड़ी शब्दावली चाहे नहीं हो, बहुत बढ़िया अच्छी फ्लावरी लैंग्वेज नहीं आती हो, लेकिन अगर आपको भाषा आती है तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको निपुण होने की ज़रूरत नहीं है। उससे घबराएं नहीं कि आपकी भाषा बाकी के कंपैरिजन में कम है। अब सर, मैं एक चुनौतीपूर्ण आपके सामने जो है प्रश्न पूछने जा रहा हूँ, जी। जो कि आपके ये 7 के सातों नायक हैं। मैं एक-एक का नाम लूँगा। जी। आपके सामने किताब है। जी। दर्शकों से मैं कहूँगा किताब खरीदिए। पूरी बात, हमारी बातचीत केवल आपको यह बताने के लिए हो रही है कि एक इतनी महत्वपूर्ण किताब, जो मैं कहूँगा कि पिछले कई दशकों से आप ऐसी किताब तो आपको मिल जाएगी जो ये बताए कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें। आपको सब्जेक्ट की किताब मिल जाएगी, जनरल नॉलेज की किताब मिल जाएगी, क्या पढ़ें, एनसीईआरटी कहाँ पढ़ें, कैसे पढ़ें। कोचिंग सेंटर है, आपको विषय की विशेषज्ञता दे सकते हैं। लेकिन आपको जो नैतिक बल है, जो आत्मबल है, जो साहस है, जो प्रतिबद्धता है, वह जो ये किताब देगी, लक्ष्य यूपीएससी युवा आईएएस अधिकारियों की प्रेरक कहानियां, जो असली जिंदगी की कहानियां हैं, वह कहीं और नहीं मिलेगी। ये मैं दावा कर सकता हूँ इस किताब को पढ़ने के बाद। मैं ये बात कह रहा हूँ और बार बार मैं सज्जन यादव जी को इस बात के लिए बधाई। जितनी बार पढ़ रहा था, जिन कथाओं से गुजर रहा था, मुझे लग रहा था कि ये तो पढ़ने के बाद जितने भी युवा पढ़ेंगे उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो मैं ये दावा कर सकता हूँ कि आप में से कोई भी अगर ये किताब पढ़ेगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी को ज़रूर कुछ न कुछ बदल देगी। प्रवचन नहीं है, आध्यात्म नहीं है, धर्म नहीं है, असली ज़िंदगी की कहानियाँ हैं, लेकिन ये कहानियाँ कुछ बदलेंगी। चुनौती जो है वह यह है कि मैं सज्जन यादव जी से हर एक नायक या नायिका, हमारे लिए ये सब नायक हैं, मैं जेंडर लिंग के आधार पर नहीं चेंज करूँगा, तो जो नायक हैं उनमें से किसको किस रूप में आपने देखा और उसकी किस बात ने आपको ज़्यादा प्रभावित किया? हाँ। और उसकी किस बात से, जो आपने किताब में लास्ट में लिखा है, दर्शकों को, हमारे या जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनको सीखना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। हमारे जो 7 नायक हैं, लक्ष्य यूपीएससी, स्केलिंग माउंट यूपीएससी के जो 7 नायक हैं, उनमें मिन्नू पीएम की जिंदगी पर मैं चाहूँगा, हालांकि आपने जिस्ट में भी दिया है और बाद में कहानी बहुत ही अच्छी है। मिन्नू पीएम के बारे में आप गूगल भी करोगे, ये किताब शायद ज़्यादा बताएगी। मिन्नू पीएम की कहानी जो है ना, हमारी इतनी सारी लाखों बेटियां, महिलाएं हैं जो कि एक बार शादी हो जाती है, बच्चा हो जाता है, परिवार की जिम्मेदारी में आ जाती हैं, वो अपने सपनों को भूल जाती हैं। उनको लगता है कि अब मैं क्या कर पाऊंगी, मेरे पे इतनी जिम्मेदारी है। मिन्नू पीएम की कहानी ये बताती है कि अपने सपनों को जीवित रखिए, अपने इन जिम्मेदारियों में अपने आप को मत भूलिए। ये वो लड़की है जिसकी क्लास 12 में उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। उसके बाद भी उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, उसकी जल्दी शादी कर दी गई, उसको एक बेटा हो गया, उसको एक नौकरी मिल गई कंपैशनेट ग्राउंड पे अपने पिताजी की जगह, क्लर्क की, जूनियर क्लर्क की नौकरी पुलिस विभाग में। लेकिन उसने अपने सपने को छोड़ा नहीं। उसको जब भी उसको अपना अच्छा काम करती थी तो पुलिस अधिकारियों से अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपकी स्किल अच्छी है, एनालिसिस अच्छा है, तो आप तैयारी करिए, आप ऑफिसर बनिए। उसके अंदर भी उसको लगता था कि मैं
क्लर्क के लिए नहीं बनी हूँ, मैं कुछ बड़ा करने के लिए बनी हूँ। तो इतने गैप के बाद भी, पढ़ाई का 5-6 साल का गैप हो गया था, फिर भी उसने हिम्मत जुटाई। उसके पति ने उसका साथ दिया, उसके इन-लॉज़ ने उसका साथ दिया और उस लड़की ने वापस पढ़ाई शुरू की। पर वापस पढ़ना आसान नहीं था, सब कुछ, आधी चीज़ें धूमिल हो जाती हैं, पढ़ने की आदत छूट जाती है, पर उसने उसको वापस पाया। लेकिन उसको 2-3 बार असफल हुई, 2-3 बार असफल होने से छोड़ा नहीं, हिम्मत टूटी नहीं उसकी। उसने हिम्मत जारी रखी और फिर चौथे अटेम्प्ट में उस लड़की ने क्रैक किया ये एग्ज़ाम और अभी आईएएस ऑफ़िसर बन पाई। तो उसका सारांश या उससे हमने यही सीखना है कि कोई भी उम्र नहीं होती अपने ज़्यादा कि हम अपने सपने नहीं देख पाएँ। अपने सपने हम किसी भी स्टेज पे देख सकते हैं और अगर कोई और ज़िम्मेदारी के बीच में वो दब गए हैं, तो उनको, उस धूल को उठाइए, उनको वापस अनपैक करिए और उसमें लग जाइए। क्या बात है सर, क्या बात है। ये सुपन, मैं कहूँगा कि ये किताब हम लोग जितनी भी बात करें, हम वो बात नहीं बता सकते जो सज्जन यादव जी ने लिखी है। और क्या ही कहें, सिर्फ यही कहूँगा कि आप इस किताब को पढ़ें। दूसरी घटना, बिहार, दूसरा जी, नायक जो है समस्तीपुर जी, जिले जी। का 21 वर्षीय हाँ, युवा सत्यम गांधी। जी। इनकी कहानी को संक्षेप में, और इनकी सफलता किस तरह से हुई और उससे आप संदेश क्या देना चाहते हैं? जी। सत्यम गांधी का मैं बताना चाहूँगा, बहुत ही नॉर्मल परिवार से, उसके पिताजी पूसा यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट हैं बिहार में। वो रहा बच्चा और उसको किसी तरह 12वीं के बाद में उसके पिताजी ने लोन लेके उसको दिल्ली पढ़ने के लिए भेजा, दयाल सिंह कॉलेज में। और उसके दिमाग में हमेशा ये था पहले दिन से कि मेरे पिताजी इतना लोन ले रहे हैं मेरी पढ़ाई के लिए और इतना महँगे इंटरेस्ट पे, ज़्यादा इंटरेस्ट पे ले रहे हैं कि वो कैसे दे पाएँगे? अगर मैं जितना समय लगाऊँगा उतना ही उन पे लोन का बोझ बढ़ता जाएगा। तो उसने ठाना कि नहीं, मैं जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है ये एग्ज़ाम क्रैक करना है मेरे को। तो उसने सेकंड ईयर से थोड़ा पढ़ना शुरू किया। कॉलेज के फाइनल ईयर से पूरी तरह से वो डेडिकेट हो गया कि मेरे को तो बस आईएएस ही बनना है और पहले अटेम्प्ट में ही क्रैक करना है। और इसलिए उसने बहुत ही मेहनत से तैयारी की। 15-15, 16-16 घंटे पढ़ता था। पूरा एक-एक सेकंड का, 1 मिनट का हिसाब रखता था कि कहाँ उससे गलती हुई, कहाँ उसने समय बर्बाद किया या नहीं किया। तो उसकी मेहनत का फल ये हुआ कि वो पहले ही अटेम्प्ट में प्रीलिम्स पास किया, पहले ही अटेम्प्ट में मेंस क्लियर किया और पहले ही अटेम्प्ट में 10th रैंक, 10वीं रैंक उसको मिली ऑल इंडिया में। और वो बच्चा, मेरे को लगता है, अपने बैच में तो सबसे छोटा है, वैसे भी आज तक जो लोग सर्विस में आए हैं उनमें से सबसे छोटा बच्चा है। उससे 7-8 साल की बड़ी उम्र के बच्चे उसके बैच में हैं, लेकिन अपनी दृढ़ता से, अपनी लगन से, अपनी मोटिवेशन से और एक अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए उसने बहुत मेहनत की और फर्स्ट अटेम्प्ट में ये दिखलाया कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बरसों मेहनत नहीं करनी होती, पहले अटेम्प्ट में भी हो सकता है। क्या बात है, क्या बात है। ये सुनने में आपको जितना सहज लग रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि अ, इन नायकों की प्रतिबद्धता, इनकी जिज्ञासा और इनकी इच्छा, सब कुछ को पीछे छोड़ दिया। आज हमें जब ये किताब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि कैसे सपनों की, शायद कहानी शब्द इसीलिए है, प्रेरक कहानियाँ इसीलिए है क्योंकि इनकी सफलता कहानी के रूप में ही आपके सामने है। जी, भरत सिंह एक ऐसे जी, पात्र हैं जो सीधे-सीधे आपसे जुड़े हैं जी। शुरुआत में। आपने कहा, मैं इनके बारे में। हाँ, भरत सिंह की एक बिल्कुल ही अलग कहानी है, एक अलग मोटिवेशन है, एक अलग बैकग्राउंड है। ये बच्चा एक सर्वेंट क्वार्टर में, एक आईएएस ऑफिसर के सर्वेंट क्वार्टर में जन्म लेता है। इसकी माँ सर्वेंट क्वार्टर में सहायिका का काम करती हैं, पिताजी एक स्कूल में पियोन हैं। और उस बच्चे का देखिए बैकग्राउंड, एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की शुरुआत की, लेकिन उसके बाद जो एक मौका उसको मिला जो ईडब्ल्यूएस बच्चों के लिए मिलता है कि क्लास 6 में संस्कृति स्कूल में उसको एडमिशन मिल पाया। लेकिन वहाँ भी बहुत सारे चैलेंजेस थे। वो जो बच्चे बिल्कुल ही अलग क्लास के बच्चे आते हैं, उनके साथ जुड़ना, उनसे बातें करना, उनके साथ, और अंग्रेजी एक बहुत बड़ी समस्या थी उसके लिए। हिंदी में ही उसने पूरी पढ़ाई की थी, तो एकदम से अंग्रेजी माहौल में गया। फिर भी वो भागा नहीं। उसके साथ जो ईडब्ल्यूएस के और बच्चे थे, धीरे-धीरे करके सब स्कूल छोड़ के चले गए, लेकिन ये बच्चा डटा रहा। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी डटा रहा और अपनी
स्कूलिंग पूरी की, फिर वो इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, वहाँ उसने बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई की और टाटा मोटर्स के लिए उसका सिलेक्शन हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा जंप था, एक सर्वेंट क्वार्टर से लड़का उठ के टाटा मोटर्स में मैनेजर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है। तो बहुत बच्चे उसको अपना मान लेते हैं कि बस जी हमने अल्टीमेट अचीव कर लिया। निश्चित रूप से। लेकिन इसमें और करने का इच्छा थी, इसका था कि नहीं ये मेरा सपना नहीं है, मेरे को और आगे बढ़ना है, मेरे को और अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है और अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना है। तो उस बच्चे का कैरेक्टर आप देखिए कि उसने टाटा मोटर्स की नौकरी छोड़ दी, जो बहुत बड़ा डिसीजन था उसके लिए, और नौकरी छोड़ के पूरे समय वो आईएएस की तैयारी में लगा। उसके फैमिली ने साथ दिया, तो ये फैमिली का साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस तैयारी में। फैमिली ने पूरा उसका साथ दिया, उतार चढ़ाव में उसके साथ रहे, और उस बच्चे ने उस अपनी माँ का ये सपना पूरा किया कि उसकी माँ का ये सपना था कि एक दिन मेरे बच्चे इस लायक बनेंगे, इस काबिल बनेंगे कि मैं एक बंगलों में रहूँगी, मैं सर्वेंट क्वार्टर में नहीं रहूँगी। तो आज उसका सपना पूरा हुआ है, वो बच्चा एक ऑफिसर है, एक बंगलों में रहता है, माता-पिता भी उसके साथ ही रहते हैं। तो इससे अच्छा वो और क्या आप कर सकते हैं अपने लिए, सोसाइटी के लिए, पेरेंट्स के लिए? आप समझ सकते हैं कि हर कहानी का अपना क्या मर्म है और क्या उद्देश्य है और किस तरह से ये कहानी लिखी गई है। सज्जन जी जितनी सहजता से बता रहे हैं उससे भी ज़्यादा हर कहानी आपको मैं कह रहा हूँ कि आपके जीवन को बदल देगी। अंजलि शर्मा की जो सिक्किम की कहानी है बड़ी जी, मार्मिक है। बहुत मार्मिक है। उनकी कहानी पर जी, इसको मैं सो बोलना चाहूँगा कि आप इमेजिन करिए कि आपकी बिल्कुल आँखें बिल्कुल ठीक हैं, आप सब कुछ देख पा रहे हैं और एक दिन अचानक आपकी आँखें चली जाती हैं। आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। ऐसी सिचुएशन किसी के भी साथ होगी तो वो टूट जाएगा। वो सोचेगा मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई, मैं तो अब डिपेंडेंट हो गया ज़िंदगी भर के लिए लोगों के लिए, मैं क्या करूँ? मैं कैसे जीऊँ? तो उसका बहुत बेसिक उस पे आ जाता है कि उसकी ज़िंदगी के लिए, उसके जीवन पे एक उसका संकट हो गया है। तो इस लड़की के साथ भी यही हुआ कि जब वो 16 साल की थी, 10वीं क्लास में थी, तो कोई बीमारी के चलते उसकी आँखें चली गई और बिल्कुल अंधेरा छा गया। लेकिन जो नॉर्मल में बहुत से लोग टूट जाते हैं, ये लड़की टूटी नहीं। ये लड़की दुखी ज़रूर हुई थोड़े दिन, रोई भी थोड़े दिन, गिरी, चोट भी खाई, लेकिन उसने ठान लिया कि मेरे को डिपेंडेंट नहीं रहना है। मेरे को कुछ बड़ा बन के दिखाना है ताकि मैं अपने आप पे किसी और पे निर्भर नहीं रहूँ, आत्मनिर्भर रहूँ, अपने लिए ज़िंदगी जीऊँ। तो सबसे पहले तो वो अपने पिताजी का हाथ पकड़ के स्कूल वापस पहुँची। केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती थी और वहाँ टीचर से लेसन सुन के घर में वापस आके अपने पेरेंट्स से लेसन सुन के उसने पढ़ाई की। ऐसे लेसन सुन के उसने 11वीं 12वीं पास की और स्कूल में टॉप किया। इवन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से उसको रिवॉर्ड मिला इस बात के लिए कि ऐसी स्थिति में भी उसने स्कूल में टॉप किया है। फिर कॉलेज पहुंची, कॉलेज भी डिस्टेंस एजुकेशन से नहीं किया, उसने ये ठाना कि मैं जाके कॉलेज में पढ़ाई करूँगी। और सिक्किम आपको पता है पहाड़ी इलाका है, उतार चढ़ाव, सीढ़ियाँ बहुत हैं, तो बहुत परेशानी बच्ची को हुई। कभी गलत उतर जाती थी, गलत जगह पे, क्योंकि दिखता तो था नहीं, तो टैक्सी से गलत उतर जाती थी, बस से गलत जगह पे उतर जाती थी, तो लोग उसको सही जगह फिर हेल्प करते थे। तो फिर उसने डिसाइड किया, उसको एक स्मार्टफ़ोन उसके पिताजी ने दिया। वो स्मार्टफ़ोन एक टर्निंग पॉइंट एक तरह से कह सकते हैं, जो इच्छा तो मन में थी, लेकिन स्मार्टफ़ोन से उसको यूट्यूब मिला। यूट्यूब से उसको शुरू में तो म्यूज़िक सुनती थी, लेकिन बाद में पता चला ये तो खजाना है। बहुत सारा इंटरनेट में, यूट्यूब में आपको बहुत सारा मटेरियल है। तो उसने सिविल सर्विसेज़ एग्ज़ाम के बारे में जानकारी एकत्रित की, उससे लेक्चर ढूँढे उसमें, लेक्चर सुन के फिर से अपनी तैयारी शुरू की और केवल सुनने के बेस पे तैयारी करना बहुत कठिन होता है। सुन के उस लड़की ने पूरा सिलेबस तैयार किया और पहले बिहार सिविल सेवा में सेलेक्ट हुई और फिर आईएएस में सेलेक्ट हुई। वसीम का आपने जिक्र किया है, वसीम अहमद भट्ट का पहले भी जिक्र किया था। जब भी जम्मू कश्मीर की बात होती है तो हमारे दिमाग में या तो वहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य या फिर एक आतंकवाद की छवि आती है। राष्ट्रवादी हम भारतीय हैं तो हमें हमारे सुरक्षा बल दिखाई देते हैं और राजनीतिक तौर पर बड़ी चर्चा होती है, सियासत के तौर पर होती है, रणनीति के तौर पर होती है, सामरिक क्षेत्र की बड़ी चर्चा होती है, टूरिज्म की बहुत चर्चा होती है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, अकादमिक क्षेत्र में
हाल के दिनों में बड़ी चर्चा ज़रूर हुई थी, क्योंकि वहाँ के बहुत सारे बच्चे, लगभग 7 बच्चे एक बार किसी बैच में उन्होंने सिविल सर्विसेज किया था। वसीम अहमद भट्ट की कहानी आपने हल्का सा ज़िक्र शुरुआत में चर्चा में किया था। हमारी कहानी के जो वसीम अहमद भट्ट जो नायक हैं, मैं चाहूँगा उनके बारे में भी बताएं कि उनके जीवन का संदेश क्या है। वसीम अहमद भट्ट कश्मीर में एक छोटे से गांव में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का बच्चा है और पढ़ने में शुरू से बहुत इंटेलिजेंट बच्चा रहा है और उसका सपना पहले था कि उसको इंजीनियर बनना है। तो एनआईटी श्रीनगर में गया। एनआईटी श्रीनगर में उसको जाके लगा कि इंजीनियरिंग उसकी कॉल नहीं है, इंजीनियरिंग उसको पसंद नहीं आई। वो पेरेंट्स ने बोला इंजीनियर बनना है, बन गया, लेकिन उसको लगा कि मुझे कुछ और करना है। पढ़ने लिखने का वसीम को बहुत ज़्यादा शौक है, लाइब्रेरी में जाके पढ़ता रहता था या जहाँ से भी उसको किताब मिलती थी पढ़ता था, बुक पे डिस्कशन अपने दोस्तों के साथ करता था। पर उसकी ज़िंदगी में, हर एक की ज़िंदगी में एक इंसिडेंट होता है, एक मोड़ आता है। उसकी ज़िंदगी में ये मोड़ आया जब 2 जो आईएएस ऑफिसर हैं कश्मीर के, सबसे पहले शाह फैज़ल जो सबसे पहले कश्मीर से टॉपर हुए आईएएस में, इसके एग्ज़ाम में, और अतहर अमीर, ये लोग उसके कॉलेज में आए। उसने बातें सुनी, मोटिवेट हुआ, जाना कि आईएएस क्या होता है, जाना कि क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या-क्या कठिनाई होती है, क्या-क्या सुविधाएँ होती हैं। सब जानने के बाद से वो लड़का काफ़ी मोटिवेट हुआ। तो जब उसके फाइनल ईयर में सब बच्चे जा रहे थे नौकरियाँ पाने के लिए, तो उसने कहा कि नहीं, मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठूँगा, मैं अपने घर जाके अनंतनाग में जाके तैयारी करूँगा। लेकिन अनंतनाग में तो छोटे से घर में ना गाइडेंस थी, ना रिसोर्सेज़ थे, ना पढ़ने का माहौल था। पर अब क्या करता? फ़ादर एक बी कीपर है, मधुमक्खी पालक हैं। तो उसने अपने मरे मन बुझे मन से तैयारी शुरू की, लेकिन एक दिन उसको एक फ़ोन आया, जो उसके माता-पिता साथ में ही बैठे हुए थे, कि उसका एक दोस्त है जो दिल्ली जाके पढ़ाई कर रहा है। तो उसने कहा नहीं यार, मैं तो यहीं पे पढ़ूँगा, मैं तो दिल्ली नहीं जा सकता। लेकिन उसके फ़ादर ने, उसके पिताजी ने उसकी बात को समझा, उसके भाव को समझा और बोला बेटा तू दिल्ली जाके पढ़, मैं इंतज़ाम करता हूँ जो भी पैसे का। तो उनके कहने पे, हालाँकि 3-4 बच्चे और भी हैं उनके भाई-बहन, तो लेकिन उनके कहने पे वो दिल्ली आया लड़का। और दिल्ली में आके उसने एक चीज़ देखी जो मैं सबको बताना चाहूँगा आपके दर्शक। उसने ये ठाना कि मैं यहाँ-वहाँ से ज्ञान कहीं से नहीं लूँगा। दिल्ली में राजेंद्र नगर में दुनिया भर की ज्ञान फैक्ट्री हैं, जिस चाय की दुकान पे चले जाओ 10 लोग आपको गाइड कर देंगे, किताब की दुकान पे चले जाओ 15 लोग गाइड करने लग जाएँगे और बताने लग जाएँगे कि मैंने तो ये पढ़ लिया, क्या तुमने पढ़ा? मैंने तो ये भी कर लिया, क्या तुमने किया? तो कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है और मिसगाइड हो जाते हैं। तो उसने टारगेटेड वे में गाइडेंस ली और टारगेटेड वे में एक स्टडी की, एक प्लान के साथ स्टडी की। बहुत सारा उसने मॉक टेस्ट दिए, बहुत अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करता था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में उस बच्चे ने एग्ज़ाम क्लियर किया, रेवेन्यू सर्विस में आया जैसे मैंने बताया। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद जब वो घर पहुंचा तो घर में बहुत खुशी का माहौल था। और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारे समय में भी होती थी, फाइनल रिजल्ट आने में और अगला मेंस का पेपर होने में बहुत कम समय मिलता है, 8-10 दिन मैक्सिमम मिलते हैं। तो उस चक्कर में वो पढ़ नहीं पाया। दूसरा, उससे एक और गलती हुई जो नहीं करनी चाहिए एस्पिरेंट्स को। दूसरी गलती ये थी कि ओवर कॉन्फिडेंस हो गया उसको कि मैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम भी हो गया, मेन भी हो गया, इंटरव्यू भी हो गया, तो मेरे से बढ़िया तो कोई है ही नहीं। तो जब अगला प्रीलिम देने गया तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में ठीक से किया नहीं, तो अगले प्रीलिम में फेल हो गया। इसीलिए सिविल सर्विस एग्जाम को सांप सीढ़ी भी बोलते हैं कि आप 99 पे पहुंचे लेकिन वहां सांप है तो फिर आप नीचे 0 पे ही आ जाएंगे। तो लेकिन इस फेल्योर से, जैसे मैंने पहले बताया, उसने सीखा वापस। इस फेल्योर से उसका संकल्प और दृढ़ हुआ। इस फेल्योर से उसने कहा कि मैं देखूंगा क्या क्या कमी मेरे में रहेगी और अगली बार मैं टॉप करके दिखाऊंगा। तो वापस आया, वापस आके एक हॉस्टल में रहा छोटे से में, फिर से पूरी तैयारी शुरू की और बहुत तरीके से तैयारी की, बहुत सीख के तैयारी की, बहुत गाइडेंस लेके तैयारी की और उसने अगली बार में ये सिलेक्शन करके दिखाया। अब हम आते हैं छठी नायिका पर। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए ये खास इसलिए क्योंकि यहीं की ये नायिका हैं श्रुति शर्मा। श्रुति शर्मा का जीवन इनमें से मुझे लगता है सबसे थोड़ा अलग है, क्योंकि बड़ा सहज सा आपने लिखा है। 2021 की सिविल सर्विसेज को टॉप किया है। जी बिल्कुल। तो आप इनके बारे में बताएं। देखिए, सबसे पहले तो
टॉपर मतलब रैंक 1 का एक अलग ही बात होती है। पूरे एग्ज़ाम में 10 लाख लोगों में पहला नंबर लाना, तो मेरा ये मन था कि एक टॉपर ज़रूर मेरे को इसमें कहानी सुनानी है कि टॉपर भी हमारे आपके जैसे ही होते हैं, उसका पर्पस ही है। ऐसे जी। नहीं है कि टॉपर कहीं बाहर से आते हैं, कहीं अलग टाइप के बने होते हैं, टॉपर भी नॉर्मल हम जैसे ही लोग होते हैं। तो ये बिल्कुल द गर्ल नेक्स्ट डोर जो बोलते हैं, बिल्कुल जो हमारे आस-पास आपको इंटेलिजेंट अच्छी बच्चियाँ दिखेंगी, ये बहुत ही इंटेलिजेंट बच्ची है। और ये इसका थोड़ा बैकग्राउंड अलग है, जैसे आपने बताया ये दिल्ली में रही, दिल्ली में ईस्ट ऑफ कैलाश में रहते थे, वहाँ पे दिल्ली के स्कूलों में पढ़ाई की और शुरू से ही इंटेलिजेंट थी। सरदार पटेल स्कूल से पढ़ी हुई बच्ची है, फिर कॉलेज में सेंट स्टीफन कॉलेज गई। तो लेकिन इसका दृढ़ निश्चय है, उसने बोला कि नहीं पहले मैं एकेडमिक्स ट्राई करूँगी। ऐसा होता है बहुत बच्चे कहते हैं जी, कि जी। मेरे को तो एकेडमिक्स में जाना है। तो कई बार आप दोराहे पे होते हैं, मेरे को कौन-सी तरफ जाना है, एकेडमिक्स जाना है, मेरे को आईएएस बनना है। तो उसने एकेडमिक्स पहले जॉइन किया, एमए जॉइन किया, लेकिन वहाँ जाके पढ़ के 6 महीने बाद उसको लगा कि उसका कॉल अलग है, उसका कॉल डिफरेंट है। तो उसने फिर वापस जाके जामिया में हॉस्टल है, वहाँ पे जाके अपनी तैयारी शुरू की और अच्छे से तैयारी की मैं कहूँगा, लेकिन इसमें भी 1-2 चीज़ें सीख लेने की बातें हैं श्रुति की स्टोरी से। वो ये है कि एक तो अपना एग्ज़ाम का फॉर्म बहुत ध्यान से भरना है आपको। सब बच्चे जो ये एस्पिरेंट्स हैं, एग्ज़ाम का फॉर्म होता है, उसको बिल्कुल केयरलेस नहीं होना है, बहुत ध्यान से भरना है क्योंकि श्रुति शर्मा ने बहुत बड़ी गलती अपने पहले अटेम्प्ट में की। उसने क्या किया कि अपना मीडियम, वो तो हमेशा अंग्रेजी मीडियम में ही पढ़ी है दिल्ली में, लेकिन उसने मीडियम अपना एग्ज़ाम का गलती से हिंदी भर दिया। ओह! उसका प्रीलिम पास हो गया था, मेंस में आपको भाषा का इश्यू आता है कि आपको हिंदी में लिखना है एग्ज़ाम कि अंग्रेजी में लिखना है एग्ज़ाम। तो लेकिन उसको ने कोशिश की लेकिन चेंज नहीं हो सकता था। तो उसने छोड़ा नहीं वो अटेम्प्ट, उस अटेम्प्ट में भी उसने हिंदी में एग्ज़ाम लिखा। पहले इंग्लिश में पढ़ती थी, फिर उसको ट्रांसलेट करती थी, फिर हिंदी में लिखती थी। तो ये उसका कैरेक्टर दिखाता है कि कितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, कितना उसको लगन थी इस बात की और ये कितना था कि मैं करके दिखाऊँगी। तो लेकिन ऑब्वियसली उसका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ। तो फिर तुरंत दूसरा अटेम्प्ट शुरू हुआ, उसमें वापस पढ़ाई शुरू की, वापस अपनी कमियों पे ध्यान दिया गया, वापस फॉर्म भरते टाइम बहुत ध्यान रखा गया कि इस बार गलती नहीं हो जाए। तो अगली बार कोई गलती नहीं हुई। लेकिन इसमें 1-2 चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, जो इनसे क्या सीख जी, सकते हैं या जी। क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। हर एक स्टोरी में ऐसा है कि मैंने ये बताया कि कुछ-कुछ छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं, जैसे श्रुति शर्मा से मीडियम भरने की गलती हुई। फिर प्रीलिम्स के इमीडिएटली बाद बहुत बच्चे दौड़ते हैं, जो आंसर की कोचिंग सेंटर की आती हैं, उनको मिलाने लग जाते हैं। तो श्रुति शर्मा ने भी यही किया और उसको लगा कि उसका प्रीलिम क्लियर नहीं होगा, जबकि वो गलत था। जब रिज़ल्ट आया तो बहुत बढ़िया से प्रीलिम क्लियर था। तो ऐसी दौड़ भी नहीं लगानी चाहिए एग्ज़ाम खत्म होते ही कि मैं पास होऊँगा कि नहीं होऊँगा। तो कई बार वो आंसर की ठीक नहीं होती है। दूसरा, इंटरव्यू के बाद जिस एग्ज़ाम में उसने टॉप किया, नंबर 1 रैंक लाई, उसके इंटरव्यू जब वो देने गई थी, तो उसको लगा कि मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ। तो इसमें भी मैं एस्पिरेंट को ये बताना चाहता हूँ कि इंटरव्यू में आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है। आपकी नॉलेज टेस्ट हो जाती है प्रीलिम्स में और मेंस में। इंटरव्यू में तो आपके कैरेक्टर का टेस्ट है, आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है, इसलिए इंटरव्यू को पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं। तो अगर इंटरव्यू में कोई सवाल आपको जवाब नहीं आता है, तो बिल्कुल ईमानदार रहें, बोलें कि मेरे को नहीं आता है। श्रुति शर्मा के साथ भी यही हुआ कि उसने ईमानदारी से हर सवाल में, ऐसे सवाल में बोला मेरे को नहीं आता है। तो उसका कोई नेगेटिव मार्क नहीं हुआ, जबकि उसको खुद लग रहा था कि अरे मैंने बहुत सारे सवाल का जवाब नहीं दिया। तो बाहर आके वो बहुत ही मायूस थी, लेकिन जब रिज़ल्ट आया है तो उसको विश्वास नहीं हुआ कि उसने नंबर 1 रैंक हासिल की ऑल इंडिया में। क्या बात है! बहुत-बहुत श्रुति शर्मा को बधाई। जी। और अब हमारे 7वें नायक हैं लवीश ओरडिया। जी, 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 जी। तो लवीश की कहानी भी सामान्य कहानी ये सब असाधारण कहानियाँ हैं, केवल प्रेरक ही नहीं है, असाधारण कहानियाँ हैं। संकल्प की, विश्वास की, भरोसे की, प्रतिबद्धता की और सफलता की। निश्चित रूप से हम जिनकी बात कर रहे हैं, ये सामान्य लोग नहीं हैं, कल को ये देश चलाएँगे। कोई इन्हीं में से कोई कैबिनेट सेक्रेटरी भी जी, बन सकता है। बिल्कुल। सेक्रेटरी भी होगा, हाँ, जिले हाँ। के अधिकारी होंगे। तो ज़ाहिर है कि इनके ऊपर देश के प्रशासनिक दायित्वों को सँभालने की ज़िम्मेदारी है और इसके 8वें नायक पर हम बाद में आएँगे जिन्होंने खुद भी
एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन केवल बतौर लेखक नहीं, बल्कि बतौर सिविल सर्वेंट जो समझा है वो भी लिखा है और वो बताया है। तो 7वें पर आते हैं, जी। फिर 8वें पर पहुँचते हैं। जी। हाँ जी, 7वें इसके नायक हैं किताब में, उनका नाम है लविश ओडिया। लविश ओडिया उदयपुर का एक छोटी ट्रेडर फैमिली का बच्चा है, जो कि सबसे पहले उसका सपना था इंजीनियर बनने का। उसके लिए वो कोटा गया, तैयारी की, वहाँ पे इंजीनियरिंग जेईई एग्ज़ाम जो कि एक अलग टफ एग्ज़ाम है बहुत सारा, और घंटों तैयारी की, और उसके बाद पहली बार में उसका सिलेक्शन होके वो आईआईटी मुंबई चला गया। आईआईटी मुंबई में जाके उसका एक ही एम था। उसका एम था कि मेरे को एक बहुत अच्छी-सी, बहुत पेइंग नौकरी चाहिए जिसमें सैलरी अच्छी मिले। तो मेरे को कौन-सी कंपनी है जो बहुत अच्छा सैलरी पैकेज दे सकती है, मेरे को उसी कंपनी में जॉइन करना है। तो उसको भाग्य से जो सबसे अच्छी कंपनी थी ग्रेजुएशन के बाद, शेल, उसमें नौकरी मिली। बहुत अच्छा पैकेज था, बहुत सुख सुविधाएँ थी, उसको बिज़नेस क्लास में चलता था, क्रेडिट कार्ड कंपनी से मिला था कि आप जाओ, जब भी टूर पे जाते हो जितना मर्ज़ी खर्चा करिए, कोई हिसाब-किताब लेने वाला नहीं था। बहुत अच्छी सैलरी बैंक में बढ़ रही थी। तो उससे क्या हुआ कि बहुत ही जल्दी उसके लोन चुकता हो गए, जो सुख सुविधाएँ घर में थोड़ी चाहिए थी वो मिल गई। फिर उसको मौका मिला कंपनी की तरफ से कि आप यूएस चले जाइए, वहाँ पे हमारा एक सेंटर है, उसमें जाके काम करिए। तो लविश अमेरिका आ गया। खुश था कि बस अमेरिका पहुँच गया, यही सपना होता है आईआईटी इंजीनियर का कि अमेरिका आ गया, अब लाइफ सेट है। तो वो ह्यूस्टन में था, वहाँ पे 2-3 साल वो बच्चा रहा, लेकिन कुछ समय बाद, एक अमेरिका में 1-2 डेढ़ साल रहने के बाद उसको लगा कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ लाइफ में। ये तो नहीं है जो मेरे को चाहिए। मेरी सैलरी तो बढ़ रही है, पर अब क्या है, वो तो बैंक अकाउंट में एक नंबर है, आज इतना है, कल थोड़ा अगले महीने बढ़ गया, उसके अगले महीने और बढ़ गया, और मैं जो काम कर रहा हूँ वो बिल्कुल रिपिटिटिव काम है। यही काम मेरे को अगले 20 साल करना है, और मैं अपने देश के लिए क्या कर रहा हूँ? तब प्राइम मिनिस्टर साहब भी ह्यूस्टन गए थे। उसने देखा कि अरे! हमारे प्रधानमंत्री आए हैं, उनको और देशभक्ति जागी। तो फिर उसने एक दिन डिसाइड किया कि नहीं, ये मेरा कॉल नहीं है, ये मेरा सपना नहीं है अमेरिका में रहना, मेरा सपना है देश में जाके काम करना, देश के लोगों के लिए काम करना, और जिसमें मेरे को ज़्यादा जॉब सैटिस्फैक्शन मिले। तो वो बच्चा वापस आया, इतनी अच्छी शेल की नौकरी छोड़ दी उसने, और एक नॉर्मल से हॉस्टल में रह के दिल्ली में शेयर्ड रूम लेके उसने तैयारी शुरू की। और उसकी खास बात ये थी कि ये जो अपना टारगेट ठान लेता था कि आज मेरे को इतना पढ़ना है, उसके बाद वो टारगेट पूरा करके ही छोड़ता था। चाहे रात को 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, और अगले दिन सुबह वापस समय पे उठना है। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि एक अच्छा अगर आपका ग्रुप हो जाता है पीयर्स का, जो आपकी तरह तैयारी कर रहे हैं, लाइक माइंडेड हैं, उनसे आपको बहुत सपोर्ट मिलती है। तो इनके केस में भी यही हुआ कि एक अच्छा-सा ग्रुप बन गया, जो एक-दूसरे को मोटिवेट करते थे, जो एक साथ बैठ के मॉक टेस्ट देते थे, एक साथ बैठ के एनालिसिस करते थे। कोई अगर ढीला पड़ रहा है, किसी का जोश कम हो रहा है, उसका जोश वापस बढ़ा देते थे। तो उस तरीके से इसने बहुत अच्छे से तैयारी की, और लविश का भी मैं कहूँगा फर्स्ट अटेम्प्ट में ये क्लियर हुआ। तो इस पूरे 7 नायकों में से 3 ऐसे हैं जिन लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट में कहीं न कहीं सिलेक्शन हुआ। तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि सिविल सर्विसेज़ एग्ज़ाम में आपको सालों-साल तक घिसना पड़ता है। सालों-साल तक तैयारी करनी पड़ती है। अगर आप सही स्ट्रैटेजी से करें, अपना बैकग्राउंड अच्छा बना के करें, नींव मजबूत करके करें, प्रॉपर मॉक टेस्ट दें, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, कॉन्फिडेंस अपने आप पे रखें, तो आपका पहले अटेम्प्ट में भी हो सकता है। अब आते हैं किताब के 8वें नायक पर, जो बहुत इम्पोर्टेंट जी। चैप्टर आपने लिखा है। जी। और ये 8वें नायक कोई और नहीं, सज्जन यादव जी हैं। आपने इस चैप्टर में सक्सेस मंत्रा दिया है, जी। सफलता के मंत्र आईएएस अधिकारी बनने के क्या हैं, उसमें कुछ सूत्र आपने दिए हैं, जी, जी, जी। और उन सूत्रों को फिर विस्तार से बताया है। जी। विस्तार से तो दर्शक मतलब किताब खरीदेंगे तो जानेंगे, और अंग्रेजी हिंदी दोनों में खरीदिए और जानिए, और महंगी किताब नहीं है। एक सबसे बड़ी बात ये है कि मैं इस बात के लिए भी आपको जी, साधुवाद जी। दूंगा। मैं हर दिन किताब पढ़ता हूँ, और किताबों के पन्नों के हिसाब से मैं जानता हूँ कि सामान्य तौर पर प्रकाशक किताबों के दाम अधिक रखते हैं। हुँ, हुँ।
आपने अपनी किताबों के दाम जानबूझकर प्रकाशकों को दबाव में डाल के, मुझे नहीं मालूम कि आपने अपना हिस्सा छोड़ा है, अपनी रॉयल्टी छोड़ी, क्या जी, किया है, जी, लेकिन किताब के दाम कम से कम उन लोगों तक है जो हर छात्र की जी। पहुंच की सीमा पर है। हाँ, हिंदी की किताब की बात करूं, मंजिल पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया है, 399 रुपये मूल्य है इसका केवल केवल जबकि इसकी जो शिक्षाएं हैं वो लाखों में, मतलब हर अ, नायक की कहानी जी। आपके लिए लाख रुपए से बेशकीमती है। तो जो बिल्कुल। ये 8वां नायक है, जो आईएएस अधिकारी बनने के लिए सफलता के मंत्र बता रहा है और इतने सारे नायकों के उदाहरण के साथ, वो मैं चाहूँगा कि जो सूत्र अब आपने बताया है, जी। वो कम से कम हमारे दर्शकों को बताएँ और उनको ये कहें कि नहीं भाई, तुम तैयारी कर रहे हो तो किताब तो खरीदो, सीखो और यहाँ तक पहुँचो। जी, तो इसमें जो लास्ट चैप्टर है, 8वां जो चैप्टर है, उसमें ये जो 7 बच्चे हैं, इन्होंने जो अपनी बताया कि उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, क्या-क्या गलतियाँ की, क्या तरीके नए अपनाए, क्या टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, उन सबको इकट्ठा करके मैं कहूँगा एक तरह से निचोड़ है इन सब का, ये जो 8वां अध्याय है, ये क्योंकि मेरा तो बहुत पुराना समय हो गया है, तो मेरी वाली स्ट्रैटेजी तो आज काम नहीं आएगी। तो ये इन 7 बच्चों की स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो इन्होंने मेरे को बताई। तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, एक तो आज के ज़माने में इतने सारा इन्फॉर्मेशन है, तो आपको टारगेटेड रीडिंग मटेरियल रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारी किताबें पढ़ लो, बहुत सारा मटेरियल पढ़ लो, तो उससे आप नहीं सक्सेसफुल हो सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप सिलेबस का ध्यान रखें। आप बिल्कुल सिलेबस पे फ़ोकस करें। जो सिलेबस में लिखा है बिल्कुल उसको कंठस्थ कर लें कि सिलेबस में यही पूछा गया है। तो सिलेबस के हिसाब से पढ़ें, सबसे पहले है। दूसरा, बहुत ज़्यादा सोर्सेज़ से मत पढ़ें। 1 या 2 सोर्स हर टॉपिक के मैक्सिमम टू मैक्सिमम। इसके अलावा आपका इम्पॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। ये जो ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको महीनों लग जाते हैं, जिसमें पहाड़ जैसा सिलेबस है, इसलिए ये पहाड़ है। तो इसको अगर आप बिल्कुल टाइम मैनेज नहीं करेंगे और उस टाइम मैनेजमेंट में आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आपकी तबीयत ही खराब हो जाए तो आपका और समय बर्बाद होगा। तो टाइम का हिसाब रखें, कोई टाइम कहाँ खराब हो रहा है, कहाँ वेस्ट हो रहा है, कहाँ आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है कि एक बार पढ़ लिया तो आधा क्या कुछ याद ही नहीं रहेगा, 20% याद रहेगा। तो कितनी बार वो आपकी शक्ति पे है और आपकी स्मरण शक्ति पे है कि आप कितनी बार रिवीजन करते हैं, पर कम से कम 4-5 बार रिवीजन करने की आवश्यकता है। तो रिवीजन का बहुत महत्व है, मॉक टेस्ट का बहुत महत्व है क्योंकि आजकल बच्चे, मैंने देखा है जो बच्चों से बात की, 20 से 25 मॉक टेस्ट प्रीलिम्स से पहले देते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मेंस में आंसर राइटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर स्टेज ऑफ एग्ज़ाम के बारे में मैंने लिखी हैं। साथ-साथ कुछ गलतियाँ भी हैं जो छोटी-छोटी गलतियाँ मैं बताऊँगा। छोटी-छोटी गलती ये है, जैसे सत्यम के साथ हुआ। तो उसने अपना एडमिट कार्ड और आधार कार्ड सँभाल के रखा नहीं। तो जिस दिन प्रीलिम था एग्ज़ाम, उस दिन सुबह-सुबह वो उसने ढूँढना शुरू किया एडमिट कार्ड, तो उसको एडमिट कार्ड मिला नहीं। बहुत परेशान हो गया। ढूँढा, कहीं पे भी नहीं था, उसके फ़ोन में था लेकिन प्रिंट नहीं हो सकता, ठंड का और समय ऐसा था कि जिसमें वो उसको सारी दुकानें बंद थी जब पहुँचा प्रिंट लेने, तो उसको अपना एडमिट कार्ड नहीं था। इससे वो पूरा घबरा गया, पूरा डिरेल हो गया। लेकिन किसी तरह एग्ज़ाम सेंटर पहुँचा, उसको अलाउ कर दिया गया एक एक्सेप्शनल केस में कि चलो आप अपना फ़ोन पे दिखा दीजिए एडमिट कार्ड। लेकिन उससे पूरा आपका जो एक तैयारी चल रही थी, जो सालों-साल, महीनों मेहनत की थी, वो बिगड़ जाता है आपकी कंसंट्रेशन। तो एक ये बहुत छोटी-सी बात है पर बहुत ध्यान रखने की बात है। एक और बहुत छोटी-सी बात है पर ध्यान रखने की है, वो वसीम के साथ हुआ। वसीम जब न्यू राजेंद्र नगर में रहता था, वहाँ लाखों एस्पिरेंट रहते हैं। तो प्रीलिम के समय में उसको तो पता नहीं था, तो जब अगले दिन एग्ज़ाम देने जाने के लिए निकला, तो कोई भी ट्रांसपोर्ट ही नहीं था। ना ऑटो मिल रही थी, ना टैक्सी मिल रही थी, ना रिक्शा मिल रहा था, कुछ नहीं था क्योंकि लोगों ने बुक कर रखे थे। तो किसी तरह बहुत मुश्किल से वो उस सेंटर पे पहुँचा। तो ये छोटी-छोटी बातें, ऐसी सैकड़ों बातें इसमें लिखी हुई हैं, बड़ी-बड़ी बातें भी लिखी हैं, पर छोटी-छोटी बातें भी हैं कि क्या हमको ध्यान रखना है, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, कैसे डिप्रेशन से लड़ना है, कैसे फेल्योर से जीतना है।
तो ये सारी बातें चैप्टर 8 में हमने लिखी हैं। बहुत बहुत मैं बधाई और शुभकामनाएं दूंगा इस किताब के लिए। मेरी संस्तुति है। और सज्जन यादव जी खुद चूँकि सफलता सामान्य तौर पर हम वो किताबें पढ़ते हैं जिसका अनुभव लोगों को नहीं होता, जो अपनी कल्पना से लिखते हैं। ये सारी सच्ची कहानियाँ हैं, सच्ची घटनाएं हैं और सच्चे लोग हैं। इन नायकों के माध्यम से आप अपने जीवन को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, उनके लिए यह किताब ज़रूर खरीदें। स्केलिंग माउंट यूपीएससी इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ यंग आईएएस ऑफिसर्स को पेंगुइन ने प्रकाशित किया। हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य 599 रुपये है, यानी केवल 600 रुपये की किताब है। हिंदी में पढ़ते हैं तो इसका बहुत ही सरस अनुवाद में डॉक्टर सुधीर दीक्षित को भी इस बात के लिए साधुवाद दूंगा कि सामान्य तौर पर इस तरह की किताबों के अनुवाद दुरूह हो जाते हैं, पठनीय नहीं होते, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अनुवाद किया है कहीं भी लगता नहीं। मुझे तो, मैं सज्जन यादव जी से बात करता रहता हूं तो मुझे यही लग रहा था कि ये किताब मूल रूप से हिंदी में ही लिखी गई है। तो उनको इस अनुवाद के लिए बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, बधाई दूंगा। मंजुल पब्लिकेशन हाउस ने इसको प्रकाशित किया है, 399 रुपये मूल्य है। इन दोनों ही किताबों को आप खरीदें, अंग्रेजी और हिंदी में, जो भी भाषा आपके लिए महत्वपूर्ण है उसमें। और अपने जीवन को, अगर आप युवा हैं, अगर आप बड़े बुजुर्ग हैं, तो अपने बच्चों को दे सकते हैं। उपहार के तौर पर भी ये किताब दी जानी चाहिए। कहीं जाएं तो मिठाई की बजाय स्केलिंग माउंट दें। शायद ये किताब निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आज के युवाओं के लिए जिस तरह की अपरिहार्य किताब है, और ऐसे समय में आई है जब युवा एक तरह से सूचना विस्फोट के दौर में या तो दब रहे हैं या तो उनको सही जानकारी नहीं है। तो हमारी बातचीत से आपको इसका आभास हो चुका होगा। किताब पढ़ेंगे तो जितनी हमने बात की है उससे 1000 गुना अधिक जानकारी, क्योंकि हर पन्ने पर वह गाथा बिखरी पड़ी है। हर पन्ने पर आपको वो संकल्प, वो दृढ़ता, वो संघर्ष और वो सफलता। और सफलता क्या होती है, यह जब आप अपने इलाके में किसी आईएएस अधिकारी को देखते होंगे तो आपको आभास होता होगा किस तरह से शासन, प्रशासन, सत्ता, अधिकार और सेवा का जो अवसर सिविल सर्विसेज देता है, वह आज भी भारत में कोई दूसरी व्यवस्था नहीं दे पाती है, कोई दूसरी सेवा नहीं दे पाती, कोई दूसरी सर्विस नहीं दे पाती है। तो मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार आपका साहित्य तक पर समय देने के लिए। और अगले सप्ताह मैं फिर किसी ऐसे ही अतिथि के साथ मिलूंगा। हमारे कार्यक्रम को देखते रहें, पुस्तकें पढ़ते रहें, अपने जीवन को ज्ञानमान बनाएं और इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय उससे अवगत कराना ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।